जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, क्या दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी दो अलग-अलग कहानियां एक साथ लिख रही है। एक तरफ चाइना की एक्सपोर्ट्स में महीने में लगभग 19.4% की दर से आगे बढ़ते हैं और अमेरिका को एक्सपोर्ट में 35% तक की जो जबरदस्त उछाल है वो देखने को मिली। लेकिन दूसरी तरफ एक और तस्वीर जो है वो सामने आ रही है। कोविड के बाद पहली बार चाइनीज कंज्यूमर की जो स्पेंडिंग है उसमें गिरावट दर्ज की गई है, जिसका मतलब ये है कि दुनिया को सामान बेचने वाला चाइना पूरी तरह से जो मजबूत नजर आ रहा है। लेकिन या फिर ये कहें कि चाइना खुद के घर के अंदर जो डिमांड है उसकी सांसें फूलने लगी हैं। तो कहीं ना कहीं जो ड्रैगन है वो बाहर से तो ताकतवर है लेकिन अंदर से कमजोर होता जा रहा है। इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कहानी चल रही है, क्यों चाइनीज कंज्यूमर जो है वो पैसा खर्चने को तैयार नहीं है। अब इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है उमेश अग्रवाल जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय श्री राम अंबर जी। जय श्री राम। उमेश जी, जब एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड बना रहे हैं तो चाइनीज कंज्यूमर खर्च करने से क्यों कतरा रहे हैं? देखिए, चाइना के अंदर जो है एक बहुत ही बड़ा विरोधाभास है। जहां वहां पर जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 19 to 20% बढ़ते जा रहे हैं। चाइना जो है वर्ल्ड के साथ जो उसका ट्रेड सरप्लस है वो 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स है। मतलब आप सोचिए, 100 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड सरप्लस एवरी मंथ जनरेट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि चाइना जो है जो ग्रोथ उसको एक्सपोर्ट्स में मिल रही है, डोमेस्टिक कंजम्पशन नहीं हो रहा है। जो कंज्यूमर्स हैं वो खुद चाइना के जो माल बना रहे हैं, वहां के जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उसको परचेज नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि चाइना के अंदर आज के अंदर जो ग्रोथ आई है एक्सपोर्ट के अंदर, वो आई है ईवी में, वो आई है रिन्यूएबल एनर्जी में, वो आई है सोलर पैनल्स में, वो आई है सेमीकंडक्टर्स के अंदर, फिर बाद में कैपिटल गुड्स के अंदर। पर सबसे बड़ा बात प्रॉब्लम हो रहा है कि चाइना के अंदर जो ओल्ड एज इंडस्ट्रीज है जैसे टॉयज, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर बाद में फर्नीचर, टेक्सटाइल्स, वहां पर स्टेग्नेशन आ चुका है। चाइना के अंदर आज की डेट में वहां की पॉपुलेशन के अंदर जो ग्रोथ जो फॉल आई है वो 0.6% आई है। ये बहुत बड़ा फॉल है अंबर जी, क्योंकि आप समझ लीजिए इससे एक तरह से डोमेस्टिक इकोनॉमी जो है कॉन्ट्रैक्ट होती जा रही है। आज आप ये भी देख लीजिए कि चाइना के अंदर ओवर कैपेसिटी है। ओवर कैपेसिटी के कारण उनको एक्सपोर्ट्स करना पड़ रहा है, और एक्सपोर्ट्स करने के लिए उनको कैपिटल सब्सिडी देना पड़ रहा है। कैपिटल सब्सिडी दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि चाइना अपने प्रोडक्ट्स को सब्सिडाइज कर रहा है, अंडर कॉस्ट करके वो बेच रहा है। भले ही वो ट्रेड सरप्लस कमा रहा है, पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा है, उसकी इंडस्ट्रीज की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इफेक्ट होती जा रही है। और आप ये भी देखिए कि जब इंडस्ट्रीज इतने वेफर थिन मार्जिन में काम करते हैं और तब ग्लोबल शॉक्स आता है, तब उनके सारे डायनामिक्स एक तरह से चेंज हो जाते हैं। चाइना जी। के अंदर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, डोमेस्टिक कंजम्पशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि वहां पर चाइना के अंदर 70% जो वेल्थ है वो उनके रियल स्टेट सेक्टर में है, और उनका जो रियल स्टेट सेक्टर पिछले 2 साल से कंटिन्यूसली करेक्ट होता जा रहा है। अमर जी, हालत ऐसी है चाइना के अंदर कि वहां पर लोग जो है उनकी जो सेविंग है 30 to 35% है। उनका जो इन्फ्लेशन है 1.2% के हिसाब से है। अब ऐसा अगर ग्रोथ, अगर इन्फ्लेशन बहुत कम होता है तो उससे एक तरह से स्टेग्नेशन होता है। वहां पर जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जो प्राइवेट पब्लिक इन्वेस्टमेंट होता है प्रॉपर्टीज में, वो नेगेटिव जा चुका है, -4.1%। अंबर जी, वहां पर जो ऑटो सेल्स है वो 16% गिरी है। इंडिया के अंदर ऑटो सेल्स 27% बढ़ी है। इंडिया के अंदर लोग क्या जो है वो क्रेडिट लेके भी हनीमून पैकेजेस पे जाते हैं, ट्रेवल करते हैं, आईफोन खरीदते हैं। पर चाइना में ऐसा है कि चाइना में लोग एक एक पैसा सेव कर रहे हैं। सबसे बड़ा बात है कि चाइना के अंदर सोशल सिक्योरिटी नहीं है, और जिसके कारण वहां के लोगों को मालूम पड़ रहा है कि फ्यूचर में उनकी इकोनॉमी पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगा, और जब प्रॉब्लम आएगा उनको अपनी फ्यूचर की सेविंग्स कर रहे हैं, और इसके लिए वो डोमेस्टिक कंजम्पशन कम होता जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि आप ये देखिए कि अमेरिका ने भी जो चाइनीज कंपनीज है जैसे BYD है और अलीबाबा,
और इन कंपनीज को बताया कि ये वहां पर चाइनीज मिलिट्री को एक तरह से एड कर रहे हैं, तो उनको सर्वेलेंस में डाल दिया है। वहां पर अमेरिका उनको ग्रांट्स नहीं देगा, रिसर्च नॉलेज नहीं देने वाला। सबसे बड़ी बात आप ये देख रहे हैं, बहुत जी बड़ा पुशबैक भी आ रहा है। और इवन अभी देखिए जो G7 समिट है, वहां पर भी चाइना के ऊपर बात की जा रही है। देखिए चाइना शॉक 2.0 वहां पर बताया जा रहा है, इसका मतलब आप समझ जाइए कि चाइना से बहुत बड़ा शॉक एनी टाइम आ सकता है। देखिए चाइना को WTO में उनको 2001 में इंडक्ट किया गया था। 2001 के अंदर जब चाइना आया था WTO के अंदर, इट वाज 4% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। और आज की डेट में चाइना जो है 16% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी है। 35% जो वर्ल्ड का प्रोडक्शन होता है वो चाइना में होता है, और ये 35% 45% हो जाएगा इन 2030। देखिए चाइना क्या करता है, अपने जितने भी जो प्रोडक्ट्स जो परचेस करता है वो यॉन में करता है, जिसके साथ भी वो लोन देके, लोन से एंट्रैप करके वहां की नेशंस के अंदर वो उनके नेचुरल रिसोर्सेस को चाइना मंगाता है, और चाइना के अंदर उसको रिफाइनिंग प्रोसेसिंग करता है। जी सबसे बड़ी जी बात है कि वो इस माल को डिस्काउंट में बेच के, मतलब आप समझ लीजिए लागत से कम दाम पे बेच के वो एक्सपोर्ट सरप्लस बनता जा रहा है। तो कहीं ना जी कहीं डोमेस्टिकली वो नुकसान खाता जा रहा है। इससे बिल्कुल स्ट्रक्चरली चाइना के अंदर बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ चुका है अंबर जी। जी जी उमेश जी, सबसे बड़ी बात मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या जो प्रॉपर्टी क्राइसिस और यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है, क्या उसने चाइनीज हाउस होल्ड का जो कॉन्फिडेंस है वो हिला दिया है? इस वजह से लोग जो है वो छोटी छोटी चीजों पर पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा रहे हैं, वेकेशंस पे नहीं जा रहे हैं, छोटी छोटी स्पेंडिंग्स, ये जो सामने आ रहा है। 24 मंथ्स कंटिन्यूसली, 24 मंथ्स चाइना के अंदर प्रॉपर्टी जो प्राइसेस है वो फॉल होते जा रहे हैं। बहुत जगह पर तो 60 to 70% फॉल आ गया है। एवरग्रांड ने अपने ओवरसीज डेप्थ के ऊपर एक तरह से हाथ खड़े कर दिए, बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दिया है। $300 बिलियन नहीं दिया। उसके बाद फेंटेशिया होल्डिंग्स आया, वांके ग्रुप आया है, और ये देख लीजिए ये सब जो चाइना के स्टार स्टडेड रियलिटी फर्म्स है वो फेल होते जा रहे हैं। अब चाइनीज जो है वहां पर अपनी जो सेविंग्स है वो अपने बैंक में रख रहे हैं, वो खर्चा नहीं करना चाहते, उनको मालूम है कि आगे भी प्रॉब्लम आ जाएगा। इससे वहां पर डोमेस्टिक कॉन्फिडेंस शेक हुआ है। डोमेस्टिक कॉन्फिडेंस शेक होने के कारण वहां पर इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रहे हैं। ये आप समझ लीजिए रियलिटी सेक्टर में बहुत जगह बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं एक साथ आ चुके हैं अंबर जी। जी। और एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या अमेरिका और यूरोप जो है वो चाइनीज ओवर कैपेसिटी और जो चीप एक्सपोर्ट है उसके खिलाफ और जो सख्त कदम है वो उठा सकते हैं? देखिए उनको उठाना ही पड़ेगा। अभी जो G7 के मीटिंग में जो बात हो रही है, चाइनीज शॉक के बारे में बात हो रही है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जो यूरोपियन इंडस्ट्री है वहां पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ चुका है। अंबर जी आप ये देखिए ना कि चाइना के अंदर जो हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग है उसकी ग्रोथ जो है अनप्रेसिडेंटेड है। ऑटो सेक्टर 40% ग्रो किया है वहां पर, और BYD ने अभी तक 1,60,000 व्हीकल्स बेच दिए हैं। 80% ग्रोथ आया है वहां पर। बैटरी और सोलर बैटरीज के ऊपर भी बहुत बड़ा कैपेसिटी जनरेट किया जा सकता है। देखिए वहां पर 68 गीगावाट्स की सोलर कैपेसिटी है, और सबसे बड़ी बात है कि वहां पर जो इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है वो बहुत बड़ी है। सबसे बड़ी बात आप ये देख लीजिए कि जो उनके हाईटेक एक्सपोर्ट्स है वो 50% बढ़े हैं। इंटरग्रेटेड सर्क्यूट्स है वो बहुत ज्यादा बड़े हैं। ये सब इसके लिए हो पाया है क्योंकि चाइना जो है अपनी इंडस्ट्रीज को सब्सिडाइज करता है। वो एक तरह से उनको इंसेंटिवाइज करता है कि आप जो है माल बेचो। और सबसे बड़ी बात है कि डोमेस्टिक डिमांड कम होती है, पर एक्सपोर्ट के कारण उनका जो एम्प्लॉयमेंट है वो सस्टेन हो जाता है। और चाइना 4.5% ग्रोथ के अभी एक तरह से उसकी जीडीपी जो है 4.5% ग्रो करने वाली है। आज चाइना की इकोनॉमी अगर 20 ट्रिलियन अगर आप नोट कर लेते हैं और 4.5% ग्रोथ रेट है, तो $900 बिलियन का उनकी जीडीपी ग्रोथ होती है। एक तरह से एक्सपोर्ट जो है एक तरह से चाइना के लिए एक जीवन दान है, संजीवनी बूटी है। ये बहुत बड़ा रेवेन्यू मॉडल है चाइना का, और इसके कारण आप ये देखिए कि चाइना जो है वो डोमिनेट कर रहा है सारे न्यू एज इंडस्ट्रीज के अंदर। जी
लेकिन उमेश जी, एक बात और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या जो चाइना की ग्रोथ है वो अब डोमेस्टिक डिमांड के बजाय सिर्फ एक्सपोर्ट और जो स्टिमुलस है उसके ऊपर चल रही है? ये आपने स्टिमुलस बोला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड जो है धीरे धीरे कम होती जा रही है। चाइना के अंदर अभी भी एक तरह से मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा है कि वहां पर स्टिमुलस की मांग की जा रही है क्योंकि डोमेस्टिकली लोग खर्चा करना कम कर दिए हैं और चाइना जो है एक्सपोर्ट जो कर रहा है उसको रिड्यूस करना चाहता है और डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ाना चाहता है ताकि वो फ्यूचर में अगर कोई शॉक आए उसको ऑब्जर्व कर सके। देखिए वर्ल्ड ओवर आप देख लीजिए जापानीज बैंक्स ने अपनी जो 20% अपनी ब्रांचेस बंद कर दी है चाइना के अंदर, 40% जो है लेंडिंग कम कर दी है। सबसे बड़ी बात है चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी को फॉलो किया जा रहा है जिसमें मेक्सिको, वियतनाम और इंडिया को एक तरह से प्रमोट किया जा रहा है। भारत का आप देख लीजिए 2015 में हम 320 बिलियन डॉलर्स का हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थी। आज 2025 में 780 बिलियन डॉलर्स की हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। चाइना की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बताते हैं 4.7 ट्रिलियन डॉलर्स की है। भारत अभी बहुत पीछे है पर कैचअप होता जा रहा है। अब चाइना को डर है कि फ्यूचर में भी कभी भी एक तरह से भारत और दूसरे नेशंस उसके साथ कैचअप कर सकते हैं। अमर जी देखिए कोई भी टेक्नोलॉजी का सब्स्टिट्यूट बनाया जा सकता है और अमेरिका अभी वर्कअप कर रहा है कि जो चाइना के अंदर वो उनके इन्वेस्टमेंट्स है वो धीरे धीरे निकालने की भी कोशिश कर रहा है और जापानीज जो है वो अपनी फर्म्स को रीलोकेट कर रहे हैं वियतनाम में, फिलीपाइंस में, भारत के अंदर। जी। और अभी तो भारत के अंदर वो जापानीज प्राइम मिनिस्टर नेक्स्ट मंथ आने भी वाले हैं और भारत के अंदर उन्होंने कमिट किया है कि वो $70 बिलियन का इन्वेस्टमेंट्स भी करेंगे। आप ये देखिए कि इससे क्या है चाइना के अंदर उनका जो ग्रोथ मॉडल है जिसमें हम्म। विच इज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड उसको थोड़ा कम करके डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने की वहां पर जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि चाइना जो है आज की डेट में 16% ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी है। एक बहुत कुछ भी अगर चाइना को होता है तो उससे इफेक्ट वर्ल्ड मार्केट पे आने वाला है। जी। उमेश जी, एक सवाल ये बनता है कि क्या दुनिया को जो प्रोडक्ट बेचने की चाइनीज स्ट्रेटेजी थी, अब वो ग्लोबल जो ट्रेड है उसको, मतलब ग्लोबल ट्रेड टेंशन कहना चाहिए, क्या उसको और बढ़ाने वाली है? वो तो बढ़ने ही वाला है, कोई उपाय नहीं है क्योंकि इंडिया भी अपना जो प्रोडक्शन है रैंप अप कर रहा है और भी आप देखिए कि चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी बनती जा रही है क्योंकि मोनोपोलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस होता है तो चाइना अपने विम्स एंड फैंसीज के जैसे काम करता है। लास्ट ईयर उन्होंने भारत को मैग्नेट्स नहीं दिए थे, उसके बाद उन्होंने जो क्रिटिकल जो रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए रिफाइनिंग टेक्निक्स होती है, रिफाइनिंग जो उनकी जो टेक्निक्स होती है उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो बैन कर दिया था। अब उन्होंने कंडीशंस लगा दिए हैं, उन्होंने ये बोला कि कोई भी कंट्री अगर इंपोर्ट करता है उसको हमसे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि ये जो प्रोडक्ट्स वो इंपोर्ट कर रहे हैं वो सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स के लिए कर रहे हैं और इसकी सप्लाई इंडस्ट्रियल या किसी दूसरे मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए नहीं होगी। तो ये सब जब रेस्ट्रिक्शंस डाला जाता है तो मार्केट अपने आप ही उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेता है क्योंकि कोई किसी के बोलने से या रोकने से काम रुकता नहीं है, ये आप समझ लीजिए। और अंत में जी, इसका खामियाजा चाइना को ही भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। ऐसा लग रहा है मुझे कि जो शी जिनपिंग का इकोनॉमिक मॉडल था वो मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट पर जरूरत से ज्यादा ही निर्भर हो गया है कि नहीं? यस अमरजीत, बहुत ज्यादा हो चुका है और उसी के कारण चाइना के अंदर एक स्ट्रक्चरल इम्बेलेंस हो गया है। आज की डेट में उधर एम्प्लॉयमेंट फिगर इज अबाउट 25%, ऑफिशियल फिगर 16% आता है। अगर अगर फ्रेश ग्रेजुएट्स जो उनकी यूनिवर्सिटी से निकलते हैं वो भी नंबर्स ऐड कर दे तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 23 to 25%। चाइना के हम्म। अंदर आज की डेट में लोगों को जॉब मिल रही नहीं है, वहां पर लार्ज स्केल ऑटोमेशन चल रहा है। देखिए ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है चाइना के अंदर। और सबसे बड़ी बात है कि वहां पर आप देख लीजिए वहां पर मीडियन एज जो लोगों की है इट इज 45 ईयर्स, एजिंग पॉपुलेशन है। तो सब लोग अपने ओल्ड एज के लिए वो अभी सेव कर रहे हैं। सबसे बड़ी बड़ी बात है कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस नहीं है और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो प्राइसेस स्टैग्नेट होते या और उसके बाद स्टैगफ्लेशन आ जाता है। स्टैगफ्लेशन में ये होता है कि दाम बढ़ते जाते हैं और ग्रोथ होती नहीं है।
एक तरह से डबल एज स्वॉर्ड है, हाइपर इन्फ्लेशन से भी खराब होता है। ये एक जी, फेज जैसे जापान के अंदर आया था कि उनकी इकोनॉमी स्टेगनेट हो गई थी और 30 साल लगे उनको बाहर आने में, वैसे ही चाइनीज इकोनॉमी जो है अब उस स्टेज में जा रही है। वहां पर जी, जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो कम हो चुकी है 1.2 में। वहां पर जी, एक तरह से क्राइसिस आ चुका है और बताया ये भी जा रहा है कि वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लोगों को इंसेंटिवाइज कर रही है कि आप 3-3 बच्चे करिए, और उसके बावजूद जो है लोग शादी भी नहीं करना चाहते। दे डोंट वांट टू गेट इनटू एनी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स, फ्लिंग्स एंड अदर थिंग्स आर कैचिंग अप, और ये जी, भी एक बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है। बिल्कुल। लेकिन रमेश जी, क्या जो चाइनीज़ कंज़्यूमर का कॉन्फिडेंस हिला है, या फिर ये कहें कि जो कमज़ोर स्पेंडिंग है, वो दुनिया की जो कमोडिटी मार्केट है और जो ग्लोबल ग्रोथ है, क्या उसको भी प्रभावित करेगी? देखिए, चाइना का जो ग्रोथ है ना वो एक तरह से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। अभी उनके जो इंपोर्ट्स है वो भी 27% बढ़े हैं। और ये भी मैं बता देता हूँ क्योंकि उनको प्रोडक्शन करना है, उनको उनकी फैक्ट्री को चलाना है। और चाइना एक तरह से अगर वहां पर एक्सपोर्ट्स में कुछ स्लो डाउन होता है, ग्लोबल कमोडिटी मार्केट में बहुत बड़ा शॉक आएगा, वहां पर एक तरह से सेल ऑफ आ सकता है। एक तरह से हाउस ऑफ पैक के जो चाइनीज इकोनॉमी है, इट्स लाइक ऑन ऑन अ हाउस ऑफ पैक, जो कार्ड्स होते हैं वैसा है। बहुत ही एक तरह से महीन तरीके से वो मैनेज किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि चाइना जो है अमेरिकन कंजम्पशन भी फंड करता है। उसको वो डॉलर कमाता है, डॉलर कमा के वो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में वापस इन्वेस्ट करता है। अभी वो भले ही गोल्ड में डाइवर्सिफाई कर रहा है, पर आज भी उसके पास 650 बिलियन डॉलर के अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड्स है। और अमेरिका को वो इग्नोर भी नहीं कर सकता क्योंकि अमेरिका है 25% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी। तो ये एक तरह से बहुत बड़ा विरोधाभास भी है। और आप ये भी देखिए कि अमेरिका जो है अपनी टेक्नोलॉजी में आगे है, पर वो इंडस्ट्रियल लेवल प्रोडक्शन पे चाइना पे डिपेंडेंट है। तो ये इंटर डिपेंडेंस और इंटर कनेक्टिविटी, इंटरवाइंडिंग जो है सिस्टम्स इन सब के, ये एक तरह से ग्लोबल इकोनॉमी को संभाला हुआ है। अमेरिकन कंजम्पशन, चाइनीज जो फैक्ट्री है, और उसके बाद चाइनीज जो वो जो अमेरिका खरीदता है, चाइना उसके बदले यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स लेता है। एक तरह से अमेरिकन कंजम्पशन को फाइनेंस कर रहा है चाइना। तो ये एक ब्यूटीफुल मॉडल है जो चलता जा रहा है। अब चाइना क्या चाहता है कि सब चीज यॉन में हो, और अमेरिका चाहता है कि कंटिन्यूएशन हो डॉलर के अंदर। अब इन दोनों के बीच में एक तरह से रस्साकशी चल रही है, और उसके कारण ट्रेड वॉर चालू हो गया है, टैरिफ वॉर चालू हो गया है, रीलोकेशन ऑफ सप्लाई चेन चालू हो चुके हैं। और चाइना भी जो है वो भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मॉडल से डोमेस्टिक प्रोडक्शन, डोमेस्टिक कंजम्पशन के थ्रू बढ़ना चाहता है। जी, लेकिन रमेश जी, एक बात और यहाँ पे समझनी होगी कि क्या चाइना का जो अगला क्राइसिस है वो बाहर से नहीं, बल्कि जो अंदर से खुद अपनी इकोनॉमी का के अंदर से वो निकल कर आ रहा है या उभरता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि चाइना के अंदर बैंकिंग कोलैप्स की तरफ जा रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली स्टेट क्या कर रहा है, वो स्टेट इंसेंटिवाइज कर रहा है, उनको कैपिटल सब्सिडी दे रहा है एक्सपोर्टर्स को। मतलब आप बिलो कॉस्ट बेचिए, बिलो कॉस्ट बेच के आप एक्सपोर्ट रेवेन्यू लेके आइए। पर कहीं ना कहीं जो डिफरेंस है वो चाइनीज गवर्नमेंट बेयर कर रहा होगा, और उसका जो खामियाजा है उनके बैंकिंग सेक्टर पे नजर आएगा। ऑलरेडी चाइना के अंदर 400 बैंक्स जो है वो फेल हो चुके हैं। चाइना का प्रॉपर्टी मार्केट कोलैप्स पे है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस नहीं है। उसके बाद वहां पर जो एजिंग पॉपुलेशन है, वहां पर टोटल फर्टिलिटी रेशियो वो 1.2 है, जो 2.1 होनी चाहिए। एक तरह से चाइना के अंदर बहुत बड़ा एक तरह से कंजम्पशन शिफ्ट भी हुआ है, लोग सेविंग्स कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि चाइना जो है आज की डेट में उसका डेट टू जीडीपी रेशियो 300% से ऊपर है, और ये सब चीज बताता है कि एक कोलैप्स की तरफ वो जा रहे हैं। ये एक तरह से ग्रेट फाइनेंशियल रीसेट जो हो सकता है, जो वो जो होगा, जो 2008 में होगा, उससे भी बहुत भयंकर होने वाला है। और जो भी कंट्रीज ने, जो भी इंस्टीट्यूशंस ने चाइना को लेंड किया है, उनके पैसे आने वाले नहीं है, ये भी आपको बता देता हूं। बिल्कुल उमेश जी। और दोस्तों, एक बात तो पक्की है
कि सिर्फ फैक्ट्रीज और एक्सपोर्ट्स किसी देश को लंबी देश का घोड़ा नहीं बनाते हैं, बल्कि ये कहना चाहिए कि हमारे सामने अगर अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका की ताकत है उसके कंज्यूमर, उससे अमेरिका ताकतवर बनता है। लेकिन भारत की बात करते हैं, भारत की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी डोमेस्टिक मार्केट है। लेकिन अगर चाइना के कंज्यूमर मार्केट की बात करते हैं, चाइना का कंज्यूमर जो है वो खर्च करना ही बंद कर दे, तो दुनिया की सबसे बड़ी जो मैन्युफैक्चरिंग मशीन है कितनी देर तक सिर्फ एक्सपोर्ट के सहारे चल पाएगी। शी जिनपिंग के चाइना के सामने आज सबसे बड़ा चैलेंज सिर्फ अमेरिका नहीं है, बल्कि टैरिफ भी नहीं है और ताइवान भी नहीं हो सकता, बल्कि असली चैलेंज हो सकता है उसके सामने कि चाइनीज लोगों का गिरता हुआ भरोसा और सुस्त पड़ती हुई डोमेस्टिक डिमांड। और असल सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि चाइना कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, असली सवाल ये है कि क्या दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग जाइंट एक ऐसे इकोनॉमिक मॉडल में फंस गया है जहां ड्रैगन दुनिया को तो खिला रहा है, लेकिन अपने ही घर के अंदर जो भूख और बेचैनी है वो बढ़ती जा रही है। क्योंकि महाशक्तियां सिर्फ दुनिया को सामान बेचकर नहीं बनती, बल्कि तब बनती हैं जब उनके अपने लोग भी विकास की कहानी पर भरोसा करते हैं। और शायद आज चाइना के सामने जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो वॉशिंगटन नहीं, बल्कि बीजिंग के जो ड्राइंग रूम्स के अंदर लड़ी जा रही लड़ाई है। कंज्यूमर पैसा खर्च करने के लिए तैयार नहीं है, सबसे बड़ी लड़ाई घर के अंदर चल रही है। विजी, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय श्री राम। विजी, बहुत धन्यवाद आपका।